आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पे प्लीज कॉल कीजिए। आज मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 के बारे में बात करने जा रहा हूं। जिस टॉपिक का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। आप जब भी इस टॉपिक को देखेंगे तो इस टॉपिक को हार्ट एंड सोल कहा गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ये वो टॉपिक है जो आपको सच में अंग्रेजों की वो पूरी कहानी बताता है कि क्यों आए थे, कैसे आए थे, कब आए थे, किस लिए आए थे। यदि एक बच्चा यूपीएससी की परीक्षा में इन सारे सवालों को जान ले तो उसका यकीनन तौर पे एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही सरल हो जाता है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करें, आप हमेशा अपने आप से सवाल करें, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये वो सवाल हैं जो हर एक प्रश्न के समय आपको और पढ़ने के समय आपको दिमाग में रखना चाहिए। क्यों आए अंग्रेज, कब आए अंग्रेज, क्यों आए, किधर आए, कैसे आए। व्यापार से साम्राज्य तक एक ऐसा उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया जिसको मिटाने में हमें 15 अगस्त 1947 तक का इंतजार करना पड़ा। ये एक ऐसा समय था जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के शासन के अंदर डूबा पड़ा हुआ। जी हाँ, यदि अगर आप इसकी पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे तो अध्याय 2 कक्षा 8 की पेज नंबर फर्स्ट पे लिखा है कि अंग्रेजी शासन यहाँ पे साम्राज्य बनाने नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आए थे। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत यहाँ पे की। व्यापार से साम्राज्य कैसे बना। कहा जाता है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल शासन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब वो समय आ चुका था जब अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर शासन पूरी तरह स्थापित करने वाले थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, ये सवाल बनता है। हर दौर में ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिन्होंने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासन ऐसा ना बन पाया जो अंग्रेजों के सामने खड़ा हो पाए। हर किसी ने अपने अपने स्थान, अपने अपने नगरों को खुद से चलाने शुरू कर दिया था और यही चीज अंग्रेजों को फायदा मिला और उन्होंने अपने शासन को यहाँ पे स्थापित कर लिया। सबसे पहले जब भी हमारे सामने कोई भी बंदा, जब भी हमारे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये वो समय था जब भारत के ऊपर इस कंपनी ने ऐसा शासन किया जहां पीजेंट हो या फिर वो फार्मर्स हो या वो आम लोग हो, सबके ऊपर इन लोगों ने हमेशा दबाव बना के रखा। इन लोगों ने अपनी कूटनीति के कारण यहाँ पे हमेशा फूट डालो वाली पॉलिसी शुरू कर दी, इसको हम इंग्लिश में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मकसद था और क्यों आई थी, ये सब जानते हैं। ये हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने के लिए आई थी और ये एक छोटी सी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि एक छोटी सी कंपनी यहाँ पे आई, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पे लिखा हुआ है। लेकिन वक्त बीतते ही यही एक कंपनी
पूरे हिंदुस्तान का एक पूरा बंगाल, उड़ीसा, मुंबई, कोलकाता, ये सारा इनका हो गया। ऐसा कैसे हो गया? क्या हिंदुस्तानियों के जो लोग थे वो इनकी कूटनीति को समझ नहीं पाए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ। बहुत समय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा दिखा। जब तक इनका चेहरा दिखता, बंगाल पूरी तरीके से, हिंदुस्तान पूरी तरीके से अंग्रेजों की झोली में आ चुका था। क्या ये कुछ गलतियां मुगलों की तरफ से हुई? तो फिर याद आता है कि औरंगजेब का वो समय और जहांगीर का वो समय, जो कि किताब में लिखा हुआ है कि जहांगीर और औरंगजेब ये वो दो थे जिन्होंने सबसे पहले उन लोगों को फरमान दिया। फरमान एक ऐसा शब्द है जो आपकी किताब में लिखा है, जहां पे उन लोगों को यहाँ के राजा महाराजाओं के साथ बिजनेस करने की इजाजत दी गई और साथ में ये भी कह दिया गया कि आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब तो तब हो गई जब फारूक सियार ने पूरी तरीके से उनको एक रॉयल फरमान करवा दे दिया कि आप बंगाल में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बार बार यूपीएससी हमसे यही पूछने की कोशिश करता है, क्या अंग्रेजों के शासन करने के पीछे कुछ गलतियां हमारी भी रही और कुछ गलतियां अंग्रेजों की ओर से भी हुई? यही समझने के लिए मैं आज आपसे जुड़ा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको सारी चीजें देगा जिसकी आपको जरूरत है और जो यूपीएससी में पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में जहां से आई, ये ईस्ट से आई है। आपको दिख रहा होगा मैप में कि जब पुर्तगाल के लोग यहाँ हिंदुस्तान में अपना शासन स्थापित करने के लिए आए तो उन्होंने एक अलग रूट अपनाया और फिर अंग्रेजों ने भी वही काम किया और साथ में बाकी की भी कंपनीज आने शुरू हो गई। वास्को डी गामा पहली थी जो हिंदुस्तान की सरजमी पे आए, लेकिन वक्त रहते हुए सारे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कमजोर होते गए, लेकिन अंग्रेजी शासन ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता गया। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण दिए गए हैं। किताब में ये भी लिखा जाता है कि अंग्रेज सबसे पहले सीख के आए थे कि किस तरीके से एक पूरे एक गरीब मुल्क, एक ऐसे मुल्क जिसके ऊपर ऑलरेडी लोग रूल कर रहे हो बाहर के, उसके ऊपर कैसे रूल करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। 1600 का वो दिन याद आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्ट चार्टर के तौर पे दिया जाता है और वहां पे क्वीन एलिजाबेथ उनसे कहती है कि आपको राइट है, आपको हक दिया जाता है कि आप हिंदुस्तान में जाके बिजनेस करें। ये बात क्लियर थी कि इसमें शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो खाली व्यापार था कि आप जाके खाली व्यापार करें। ये आपकी बुक के पेज नंबर फर्स्ट से लिया गया है, उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप देखिए कि किस तरीके से आपके लिए चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। फिर बात होती है कि आहिस्ता आहिस्ता यही ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड की, इन्होंने compete करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उस समय पुर्तगाल भी थे, डच भी थे, फ्रांस की कंपनियां भी थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपने आप को इस कंपटीशन में लाया, ऐसा बना दिया कि और कोई यहाँ पे हिंदुस्तान में रूल ना कर पाए और ना ही बिजनेस कर पाए। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपने दौर पे शुरू की, उसको मर्केंटिलिज्म पॉलिसी कहा जाता है। जब एक इंसान, जब एक अमीर मुल्क आके आपसे यहाँ पे जो आपकी बनाई हुई चीजें हैं वो बहुत ही सस्ते में खरीदे और बाहर जाके बहुत ही महंगे दर में बेचे, ये पॉलिसी अंग्रेजों की एक कूटनीति थी। यही वो वजह थी कि हिंदुस्तान की खुद की सामग्री का जो पैसा था वो बहुत कम हो रहा था और यहाँ के लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि वो अपनी चीजें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को बेचें। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की सारी चीजें अंग्रेजों के हाथ में लग गई। अंग्रेजों का पहला जहाज हिंदुस्तान में आया।
वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से आया, और फिर राउंड द कैप ऑफ गुड होप, आपको याद होगा ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहां से होते हुए आया और इंडिया में दाखिल हुआ। ये वही समय था जब हिंदुस्तान की सरजमी पे बुरी नजर पड़ चुकी थी, लेकिन उस समय के यहाँ पे रूलर उनकी कूटनीतियों को नहीं पाए और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ लग गए। याद होगा आपको कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कामयाबी अगर अंग्रेजों को मिली तो वो थी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। आप जानते होंगे कि कहा जाता है कि अगर सही मायने में माना जाए तो यहां पे सबसे बड़ा युद्ध जिसने अंग्रेजों के लिए हर दरवाजा खोल दिया वो बैटल ऑफ प्लासी था, यानी कि प्लासी का युद्ध था, और 2 सेंचुरीज तक हिंदुस्तान गुलाम बना रहा। सब जानते होंगे कि प्लासी का जो युद्ध था ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच में लड़ा गया, और नवाबों के साथ उस समय फ्रांस ने भी साथ दिया, लेकिन अफसोस कि अपने ही लोग गद्दार निकले। ये युद्ध जो है 24 जून 1757 में लड़ा गया मुर्शिदाबाद। आप जानते होंगे यूपीएससी अक्सर आपको इस एरिया के बारे में पूछता है, भागीरथी रिवर के मुर्शिदाबाद, सराजुद्दौला इस युद्ध में। यकीनन सराजुद्दौला ये नहीं हारते, लेकिन हराने के पीछे रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति थी। देख लीजिए, एक वो कंपनी जो सिर्फ यहाँ पर छोटा मोटा काम करने आई थी, अब वो युद्ध लड़ रही। सराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही हिम्मत वाले थे, जिन्होंने ये कह दिया था कि अंग्रेजों को ललकार दिया था कि यदि अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। दिए गए पिछले फरमान या दस्तक को मैं नहीं मानता। सराजुद्दौला की यही बात को अंग्रेजों ने नहीं माना और वो डटे रहे, और इसके कारण ये बैटल ऑफ प्लासी का एक युद्ध हमें देखने को मिला। लेकिन सराजुद्दौला को अपनी आर्मी पे बहुत ज्यादा गर्व था और वो जानता था कि वो अंग्रेजों को हरा देगा। काश अगर सराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने वो व्यवहार ना किया होता तो शायद आज अंग्रेजों का इतना बड़ा शासन हम ना पढ़ रहे होते, लेकिन सराजुद्दौला के खुद के कमांडर ने उनको धोखा दे दिया। और ब्लेड बैटल ऑफ प्लासी में सराजुद्दौला मजबूत तो थे, उनको उम्मीद थी कि ये युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे और वो वहां का नवाब बनना चाहते थे, और इस तरीके से सराजुद्दौला को उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के इस युद्ध में हरा दिया। और हम ये कह सकते हैं कि यकीनन बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजी शासन के सारे दरवाजे बंगाल के लिए खुल गए और पूरी तरीके से बंगाल अंग्रेजों के हाथ में लग गया। ये बंगाल वो बंगाल है जो उस समय का सबसे बड़ा एरिया था, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ का सारा एरिया जो था वो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता था, इंपॉर्टेंट था। बैटल ऑफ प्लासी को दूसरे नाम बैटल ऑफ प्लासी से भी जाना जाता है। लेकिन ये युद्ध यहीं तक नहीं रुका। अंग्रेजों के खून के अंदर और भूख आ चुकी थी, इसलिए एक और युद्ध की तैयारी हो गई, और उस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बॉक्सर। ये युद्ध भी बैटल ऑफ प्लासी की तरह ही लड़ा गया। इस बार ये उम्मीद जिताई जा रही थी कि शायद अंग्रेजी शासन को यहां से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर अंग्रेजों की कूटनीति के कारण ये जंग भी अंग्रेज जीत गए। लेकिन हमारे लिए जानना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर बैटल ऑफ बक्सर क्यों लड़ा गया। उसके पीछे मुख्य कारण जो है वो ये है कि ये लड़ाई जो है अपने मकसद के लिए लड़ी गई। यहाँ पे अंग्रेजी शासन अपने आप को, अपनी शासन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंदर वो लस्ट, वो इतने ज्यादा सख्त
शक्तिशाली हो चुके थे कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीनों को हड़पना चाहते थे। मीर जाफर की गलत निर्णय और गलत फैसलों के कारण बैटल ऑफ बक्सर हुआ। मीर कासिम ने फिर से एक बार अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन इतना शक्तिशाली न था कि वो अंग्रेजों को हरा पाता। और यही लड़ाई मीर कासिम ने भी सराजुद्दौला की तरह ये कह दिया कि अंग्रेजों को यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। यही कारण हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई मीर कासिम से हो गई। मीर कासिम ने अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए और भी नवाबों को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सबके सब कमजोर पड़ गए। काश वक्त रहने से पहले ही अगर वो लोग एक दूसरे की मदद किए होते तो अंग्रेजी शासन यहाँ पे स्थापित न होता और मीर कासिम भी इस बैटल ऑफ बक्सर हार गया। इस बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, मीर जाफर फिर से दोबारा एक बार नवाब बना दिए गए। एक ट्रीटी साइन कर दी, एक संधि साइन हुई जिसको अहलाबाद की संधि कहा जाता है। इसमें यह कह दिया कि अब बंगाल, बिहार हो या उड़ीसा, ये सब का सब अब अंग्रेजों के हाथ में रहेगा और कुल मात्र 26 लाख रुपए एनुअली मुगलों को दिया जाएगा। और सजादतुल्लाह को क्या कह दिया गया कि उनको 50 लाख रुपए जो उन्होंने युद्ध छेड़ा उसकी कंपनी। जी हाँ, ये आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी वो पन्ने हैं जो यूपीएससी आप। तो मैं मान लेता हूं कि अंग्रेजी शासन यहां पे जो स्थापित हुआ वो हमारी गलती, मुगलों की गलत सोच, आपसी झगड़े और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि उनकी कूटनीतियों को समझने के लिए बहुत समय लगा। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि अगर आप मेरे किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिएगा। फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के इसी तरीके से चैप्टर जिनमें हमारे लिए क्या है वो पढ़ेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ जहां पे हम बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजी शासन कैसे बढ़। थैंक यू सो मच। अपना ढेर वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि वो 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की सरजमी पे धन्यवाद।